स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कई बार पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन भी देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये वीडियो आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को पढ़ना है। आफ्टर देन हमको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर इसके लिए सही होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 2 है, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा दिया गया था। नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग भी अपना डिस्कस करते रहिएगा और सही आंसर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है, उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया जाता है। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब आप भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से पता चलता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। और संप्रभु होने का मतलब यही होता है कि भारत के जितने भी लोग हैं, जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पहले ही लाइन उसमें क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। यानी कि हम भारत के लोग, यानी संविधान का जो आदेश देने का गंतव्य है या जो मतलब है या फिर जो दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, भारतीय नागरिकों के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो भी सही होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ऑप्शन 2, 3 हमारा सही है, तो 4 क्या सही है या गलत। देखिए राज्य के मुखिया कौन होते हैं, तो राज्य के मुखिया जो होते हैं 2 प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। एक आपके सीएम होते हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर, दूसरे आपके क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, यानी जिन्हें आप राज्यपाल कहते हैं। सीएम का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन गवर्नर का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के मनोनीत पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसे वो चाहे उसे क्या कर सकता है, राज्य का गवर्नर नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल बना सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा पे निर्भर करता है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। इसलिए यह स्टेटमेंट यानी कि 4 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में ऑप्शन 1, 2, 3 है, तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3 ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग संसद के पास नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 11, ठीक। आगे प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पे सूची मिलान करना है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है हमको। तो यहाँ पे दिया है कि समता का पहला जो स्टेटमेंट है या फिर ए जो पॉइंट दिया है कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार भारतीय संविधान में किस में है, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार का उल्लेख आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का 19 से 22 के बीच में है, यानी कि 3rd पॉइंट पे आ गया। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, तो ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
और इसके बाद आपका धर्म का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये 4th पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सबसे सूटेबल है, सबसे सही है। तो जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इन सभी ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा और तीसरे का पहला हो जाएगा, और डी का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 जो मौलिक अधिकार हैं ये किस किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आते हैं, और अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी ये आपके संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग भी बताए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए पार्ट भी होते हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़ें। आगे प्रश्न है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भूभाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि निजता के अधिकार से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, उसके विषय में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है ये निजता के अधिकार एवं भाग 3 में जो है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भूभाग से संबंधित क्या है, गारंटी एवं स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो भाग 3 मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 क्या है, निजता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। कौन है जिसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका को क्या समझा जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। देखिए, अगर आपके मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है या मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई भी मुद्दा है, तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप किसी भी हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए आप किस न्यायालय में जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय दोनों में आप जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही आप जा सकते हैं, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, सूची 1 तथा 2 के मिलान करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 40 जो है दिया है कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार बिल्कुल सही, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही है, और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या कर रहा है, हमारा सही दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला हमारा है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यानी कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा दिया गया, या फिर राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या कोई रीज़न है, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके शपथ ग्रहण से लेकर के 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो यदि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है तो कितने दिनों के भीतर जो है क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति का पद जो है भरना चाहिए। तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद जो है भर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद जो है ये क्या करना चाहिए, भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इस बार मैं इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ क्योंकि इससे हमारे कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चंस को पढ़ करके हम कई सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन ना आए और इनसे हटके या फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो हमारे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है,
प्रश्न में ऑप्शन दिया है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और यहाँ पे जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के दो सभी सदस्य क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे या फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे। इस राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट किस में सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 जिसमें दिया हुआ है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आंसर ए क्या हो गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। अब यहाँ पे आ गया प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, कुछ लोगों ने तो शायद पहली बार सुना होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव कराए जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही क्या की जाती है, सदन की एक बैठक बुलाई जाती है। अभी तो किसी को शपथ पत्र नहीं दिया गया है, किसी के पद का कोई चुनाव नहीं किया गया है, इसलिए क्या किया गया, एक बैठक बुलाई जाती है और उस सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, जो क्या करता है, प्रोटो स्पीकर कहलाता है। तो आई थिंक आपको प्रोटो स्पीकर समझ में आ गया होगा, प्रोटेम स्पीकर समझ में आ गया क्या होते हैं। आम चुनाव के लिए कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में, उसे ही हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि इनका कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो इनका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। जो अध्यक्ष होगा, प्रोटेम स्पीकर होगा, वो क्या करेगा, वो सदस्यों को शपथ दिलाएगा। जो भी सदन के बाकी सदस्य होंगे जो निर्वाचित होकर के आए हैं, उनको शपथ दिलाएगा उनके पद की। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है। सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करती हूँ आज का सेशन आप एंजॉय कर पा रहे होंगे और आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है उसे बढ़ाया या घटाया जाता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे इस संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो देखिए ये संख्या घटाई या बढ़ाई जाती है संसद के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, यानी कि आपको चारों के विषय में पता होना चाहिए, तभी तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे कि क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ में है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, न कि राज्यों के पास। ऑप्शन सी है अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण ही पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया, तो वह पूरी तरीके से केंद्र को मिला, न कि राज्य को। यानी कि सेवा कर की बात की जा रही है। और ऑप्शन डी दे रहा है वन्य जीव, जंतुओं और पंछियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है। तो देखिए अगर मैं सूची की बात करूं तो सूची क्या है, हमारे पास 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, जिसमें ऑप्शन डी यानी कि वन्य जीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची जो है ये समवर्ती सूची में देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी हम ऑप्शन को देख लेंगे क्योंकि ये राइट आंसर है, हमसे कभी पूछ लिए जाए तो अनुच्छेद 248 के
का संबंध जो है अवशिष्ट शक्तियों के साथ है, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 249 जो है ये आपके राज्य के सूची के विषयों के संबंध में संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी स्टेटमेंट देखना, आफ्टर देन हमको आंसर तक पहुंचना है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर सकता है जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। और चौथा स्टेटमेंट हमारा दिया है, राष्ट्रपति संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पद निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 1 दिया है ये ऑप्शन क्या है, गलत है, सही नहीं है। बाकी जो हमारे 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 2, 3, 4 किस में दिया हुआ है, वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट पर मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।